कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अपन ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कंप्लीट कर लिया। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फिर अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लास्ट में पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ध्यान रखना, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, यहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। ध्यान रखना, जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन आते हैं तो नीट में भी यहां से क्वेश्चन आता है। टॉपिक डालो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब सर ये एलिवेशन क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट में? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों होता है? एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होना। बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होगा, किसके कारण होता है? तो अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालते हो तो क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नहीं समझा? देखो अभी समझाता हूं, एक पॉइंट लिखता हूं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। कैसे होगा? जैसे आपने ये कोई बंद कंटेनर ले लिया, इसमें अपन ने सॉल्वेंट डाल रखा है। ये तुम्हारा सॉल्वेंट है, ये क्या है? सॉल्वेंट। अगर इस सॉल्वेंट में तुम क्या कर देते हो? नॉन वोलेटाइल, जैसे नॉन वोलेटाइल ये डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इसमें डाल दिया। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालोगे तो क्या होगा भाई? वेपर भी कम बनेगी ना। ये वेपर नहीं कम बन पाएगी। वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने डाला, इस सॉल्वेंट को इधर लिख देता हूं, है ना, ये है सॉल्वेंट। अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो लेस वेपर फॉर्म। अगर वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वही वेपर प्रेशर भी तो कम होगा। ये जो वेपर्स बनी, यहां से वेपर्स बनेगी, वही तो इस सरफेस पे, लिक्विड की सरफेस पे जो प्रेशर लगाएगी उसे ही तो वेपर प्रेशर बोलते हो। तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और आपने एक रिलेशन पढ़ा है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ये है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। समझ में आया? अब देखो इसको करते हैं सोल्व। देखो मैं एक ग्राफ से प्लॉट करता हूं, एक बार चीजें ड्राइव करेंगे, इसके सारे फॉर्मूले वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ करवाएंगे ना। ये वेपर प्रेशर ले लेता हूं वाई एक्सिस पे, वेपर प्रेशर, और इधर आपका टेम्परेचर चलेगा। इस एक्सिस पे आपका जो भी टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो लिखेंगे अपन। मैंने क्या बोला कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? सॉल्यूशन का इंक्रीज हो जाता है। तो जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो कम रहेगा और सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ये है सॉल्वेंट के लिए और ये है सॉल्यूशन के लिए ग्राफ। अब किसी टेम्परेचर पे देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पे 1 atm के लगभग हो गया, तो ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मतलब देखो यहां पे देखो, ये देखो, ये तो
वेपर प्रेशर 1 atm हो गया मान लो, या जो भी बाहर आउटर वेपर प्रेशर है वो मान लेते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया ना किसका, ये टेम्परेचर है, तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्यूशन का। ये वाला क्या होगा, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट को टी नोट लिख देता हूं और सॉल्यूशन को टीएस से दिखा देता हूं। टी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, टी नोट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टीएस क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज समझ में आई क्या, थोड़ा बहुत। अभी देखो जो इसका बॉइलिंग, अब इसमें अपन को एलिवेशन निकालना है, यानी ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है और ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, तो कितना एलिवेशन हुआ, कितना इंक्रीज हुआ। तो इसको कैसे देखोगे, ये भाई इसमें से ये घटा दो, यही तो देखो, यही तो आपका डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन होगा, डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी ही क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी। भाई ये एरिया ही तो होगा, एरिया नहीं ये वाला टीएस माइनस टी नोट, ये जो बचा हुआ है यही तो होगा, ठीक है सर। तो डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीएस सॉल्यूशन का माइनस टी नोट। क्लियर बात, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। एक फॉर्मूला ये आ गया आपके पास, तो इसको ध्यान रखना। फर्स्ट फॉर्मूला है पहला, जो डेल्टा टीबी है यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, वो मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्मॉल एम मोलेलिटी बोला है, ठीक है, स्मॉल एम क्या है, मोलेलिटी, ठीक है। अगर मैं इसको बराबर करूं तो एक कांस्टेंट आता है, इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटाऊंगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा और उसे बोलते हैं केबी। ये है केबी स्मॉल एम मोलेलिटी। केबी क्या है, केबी आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, केबी लिख देता हूं, केबी है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या जनरली इसको आप इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। दोनों नाम एनसीईआरटी में दे रखे हैं, क्वेश्चन आ सकता है। स्मॉल एम मोलेलिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा ना, उससे अपन इसको और वो कर सकते हैं। भाई मेन फॉर्मूला तो तुम्हारा ये है, अभी बताता हूं क्या है ना। एक तो ये फॉर्मूला बन के आ गया, एक ये आ गया। दूसरा, आप जो मोलेलिटी है उसे क्या लिख सकते हो, स्मॉल एम क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट, ये लिख सकते हो मोलेलिटी को। क्लियर बात, तो डेल्टा टीबी क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोले वेट ऑफ सोलवेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोलवेंट इंटू वो बी सोल्यूट है, सोल्यूट बी क्या है, यहां पे लिख ही देता हूं कंफ्यूजन होगा नहीं, बी है सोल्यूट और ए है सोलवेंट, ठीक है। 1000 बटा वेट ऑफ सोलवेंट, इतना क्लियर। तो एक ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब ये फॉर्मूला तो ये कि मोलेलिटी का जो फॉर्मूला था इसमें रख दिया मैंने, उससे आ गया। क्लियर बात, जो केबी है वो ओनली सोलवेंट पे डिपेंड करता है। केबी है, इसकी यूनिट निकाल के देखो, यहां से देखो केबी की यूनिट क्या हो जाएगी, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन मोलेलिटी। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी तो क्या है, केल्विन में है भाई, टेम्परेचर को तो केल्विन में ही तो मापोगे, केल्विन। और मोलेलिटी क्या होता है, मोल पर किलोग्राम, ठीक है। तो मोलेलिटी क्या होता है, मोल पर किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम ऊपर मोल नीचे, तो मोल पर किलोग्राम, तो ये हो जाएगा।
केल्विन किलोग्राम पर मोल। किसकी यूनिट आ गई? यूनिट केबी की। के क्या है? केल्विन है। ठीक है, जो केबी है वो सोलवेंट पे डिपेंड करता है, तो यहां पे लिख दूं मैं केबी के लिए, यहां पे लिख देता हूं केबी डिपेंड ऑन सोलवेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट केबी किस पे डिपेंड कर रहा है, वो सोल्यूट पे बोल देगा, ऑप्शन में सोल्यूट भी होगा, ठीक है, और कुछ भी होंगे, उन पे नहीं, ओनली सोलवेंट। ठीक है, तो केबी डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट, ये बात होगी। अब सर अपने को केबी निकालना है, केबी जनरली दिया हुआ होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, पर मान लो दिया हुआ नहीं है तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, और वो फॉर्मूला है आपका, यहां पे लिख देता हूं केबी इज इक्वल टू आर टी नोट स्क्वायर। टी नोट कौन सा है भाई? सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट लेना है, अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एल वेपोराइजेशन का मतलब क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आर क्या है? आर बताओ, आर गैस कांस्टेंट है, ध्यान रखना ना, आर क्या है? गैस कांस्टेंट। 100 वो टी है, टी नोट है टेम्परेचर, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यानी टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, केबी है तुम्हारा इबियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर नहीं, मोलल, एल है देख, मोलल, मोलेलिटी आता है यहाँ पे, मोलेरिटी नहीं, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम आता है। ओके, अब सर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, इसको भी बता दो, चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं, पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना। और ये केबी किसमें जनरली किसमें होगा आपके पास? ग्राम, वो अगर मैं देखूं तो इसकी जो यूनिट है ना वो ग्राम में होगी, तो जूल पर ग्राम में, जूल पर ग्राम में आपको रखना है जनरली। ठीक है, मोल में हो जाए तो कौन सा फॉर्मूला होगा, वो सारी चीज अभी कन्वर्ट करके बता दूंगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में बात करूं, एल वेपोराइजेशन, एल वेपोराइजेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ हीट required to convert 1 gram of liquid to 1 gram of vapor। ठीक है भाई, 1 ग्राम लिक्विड को 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी? ठीक है, वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके सर, इतनी बात क्लियर। एक तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी आता है ना, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे वो बता दो, चलो वो भी देख लो, फिर दोनों उसके और दोनों को फॉर्मूले को अपन वो कर लेंगे ना। तो एक चीज आती है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। इसे लिखेंगे डेल्टा एच वेपोराइजेशन। ये होगा आपका 1 मोल लिक्विड है ना, 1 मोल लिक्विड, उसको आप कन्वर्ट कर दो 1 मोल वेपर में, 1 मोल वेपर में, उसके लिए जितनी हीट चाहिए होगी वो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगी। लिखूं क्या? डेफिनेशन प्रॉपर लिखूं? चलो ठीक है, आ जाएगी, यहां दिख जाएगा ना, यहां पे लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ लिक्विड टू 1 मोल ऑफ वेपर। इसे आप एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ये होगी जूल पर मोल में, ये किस में होगी? जूल पर मोल में।
अगर आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जूल पर मोल, मान लो जूल पर ग्राम की जगह जूल पर मोल में हो, ठीक है, उस टाइम क्या क्या करें, वो कंडीशन में जो फॉर्मूले आएंगे ना उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है। ओके सर, तो जो लेटेंट, अगर मैं बात करूं जूल पर ग्राम में अगर केबी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आप निकाल रहे हो, किस में निकाल रहे हो, अरे ये जूल पर ग्राम इसकी थी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यहां पे लिखना था ना एल वेब के, यहां पे लिख देता हूं, ये जगह एल वेब जूल पर ग्राम में, है ना। ओके सर, तो जो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है ना वो क्या होगा, उसमें और इसमें अगर रिलेशन निकालू तो क्या होगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला लगा देना, ये किस में है, जूल पर मोल में। क्लियर, नोट करो इसको एक बार, दिख रहा है ना वो, अरे बहुत दिख रहा है, ये दिख रहा है, ओके। अरे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइज, ये नहीं आएगा, नीट में नहीं आता, नहीं आती है। और एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भाई केमिकल, जो तुम्हारा ये थर्मोकेमिस्ट्री है ना उसमें डिटेल से बताएंगे इसके बारे में, तो और आपको ये फॉर्मूला देख लेना है बस, ये फॉर्मूला है ना, ये भी बहुत जेई मेंस में से भी ऊपर का, जेई मेंस में भी एक दो बार पूछा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता इससे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किस में है, जूल पर ग्राम में, और ये जूल पर मोल में, तब ये रिलेशन है ना। अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ही जूल पर मोल में हो गया तब तो आप कोई चेंज ही नहीं करोगे, है ना। हाँ भाई, ये जूल पर मोल में हो तब की बात है, जूल पर ग्राम और जूल पर मोल में। तो इस पर क्वेश्चन करवाते हैं, नोट कर लो एक बार। क्वेश्चन है, ऑन मिक्सिंग ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 200 ml ऑफ वाटर इज boiling point becomes 100.52 degrees Celsius. If Kb for water is 0.6 Kelvin kilogram per mole, the molecular weight of solute, अपने को निकालना है molecular weight of solute। देखो क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दे रखा है आपको 200 ml, ठीक है सर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है ना, 1 ग्राम पर ml होती है ना, ml में ना 1 ग्राम पर ml। तो इससे आप वाटर का वेट निकाल सकते हो, क्या वाटर का वेट कितना हो जाएगा, डेंसिटी, मास क्या होता है, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये कर लो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दोगे तो 200 ग्राम आ गया। चलो मास निकाल लिया अपन को, वॉल्यूम दे रखा था उससे, एक बात। दूसरा आपको सॉल्यूशन का टेम्परेचर, देखो बॉइलिंग पॉइंट मतलब 52 डिग्री सेल्सियस, 100.52 डिग्री सेल्सियस। सोलवेंट का कितना दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर है सोलवेंट तो, ओके सर, वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अपने को डेल्टा टी भी निकालना है, तो डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, 0.52 डिग्री सेल्सियस माइनस 100, तो ये हो जाएगा 0.52 डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ठीक है। डिफरेंस आप डिग्री सेल्सियस में निकालो, केल्विन में निकालो, डिफरेंस सेम आता है, ध्यान रखना है ना, डेल्टा केल्विन और डेल्टा डिग्री सेल्सियस दोनों सेम रहेगा, डिफरेंस सेम रहता है ना, डिफरेंस की बात कर रहा हूं, डिफरेंस डेल्टा की है ना, डिफरेंस की। फॉर्मूला देख लो, क्या लगाओगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी, मोलेलिटी का फॉर्मूला पूरा लिख दो, इंटू के बी इंटू मोलेलिटी क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। अपने को निकालना क्या है, अपने को एम बी निकालना है, ठीक है,
भाई मोलिकुलर वेट निकालना है ना सोल्यूट का, MB निकालना है, तो डेल्टा TB कितना है 0.52 केल्विन इज इक्वल टू KB दे रखा है 0.6, ठीक है, इंटू WB कितना है 3 ऑन MB, तो 3 ग्राम है ना, 3 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इंटू 1000, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 200 ग्राम, ठीक है, निकाल लिया। अब यहाँ से आप MB निकालोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 3 है, ये 200 है, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से ये क्या 0.3, ये 0.50 मान लो हाफ, तो ये इधर जाएगा 3 दूनी 6, 6 ये हो जाएगा 6, ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा 0.3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3, 6 इंटू 3, तो ये 18, तो 18 से थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि ये 0.52 है, तो 17.5 के लगभग हो जाएगा, यानी 17.3 के लगभग आप इसका आंसर मान सकते हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट्स, ए और बी सॉल्वेंट्स है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, अरे भाई मोलल जो कांस्टेंट है ना आपका वही है, ये जो KB होता है ना उसे ही बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है सर, आर इन द रेशियो ऑफ 1:5, द रेशियो ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है आपने को। देखो आपको क्या दे रखा है, जो KB है उसका रेशियो दे रखा है, यानी KB ऑफ A अपॉन KB ऑफ B, ठीक है, A और B का, इसका रेशियो है 1:5। तुम्हारे को डेल्टा TB A और डेल्टा TB B का रेशियो निकालना है। दे क्या रखा है, तुम्हारे को बोल रखा कि 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सोल्वेंट, सोल्वेंट डिफरेंट है A और B, ठीक है, पर 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, ठीक है, ये तो सेम हो गया ना, 100 ग्राम, वैल्यू भी सेम दे रखी 100 ग्राम, भाई ये सेम दे रखा है तो मोलेलिटी भी सेम हो जाएगी इसकी, तो ठीक है, मोलेलिटी सेम हो गई, तो क्या अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू मोलेलिटी, तो अपन A और B के लिए लिख दे, तो डेल्टा TB A के लिए अपॉन डेल्टा TB B के लिए, ठीक है, दोनों इक्वेशन कर दो आप, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KBA MA KBB MB, देखो WA इज इक्वल टू WB है ना, ठीक है सर, तो MA बराबर MB भी होगा, तो मोलेलिटी सेम, मोलेलिटी सेम, अरे मोलेलिटी है स्मॉल m है ना, मोलेलिटी, मोलेलिटी सेम, तो मोलेलिटी से मोलेलिटी कैंसिल, तो क्या बच गया डेल्टा TB ऑफ A अपॉन डेल्टा TB ऑफ B इज इक्वल टू KB ऑफ A अपॉन KB ऑफ B, KB की वैल्यू देखो 1:5 है, तो इसकी डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TB A अपॉन डेल्टा TB B क्या आ जाएगा 1:5 ही आ जाएगा। ये है आपका जेई का क्वेश्चन है ना, जेई मेंस 2019 का है, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस टाइप से सोल्व करोगे क्वेश्चन को, क्लियर बात, ठीक है। अरे WA और WB बराबर हैं तो मोलेलिटी भी बराबर हो गई, तो मोलेलिटी काट दो, बचा ये हो गया, ठीक है। जेई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑन डिजोल्विंग 3.24 ग्राम सल्फर इन 40 ग्राम ऑफ बेंजीन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वाज हायर देन दैट ऑफ बेंजीन बाई 0.81 केल्विन, ठीक है, KB दे रखा है बेंजीन की 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल, कैलकुलेट मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, अब सल्फर का मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, यानी सल्फर कौन सा S2 है S8 है कौन सा है, तो सल्फर SX मान लेते, SX मान लेते। अब ये X क्या है, यहाँ पे X है आपका जो मोलिकुलर फॉर्मूला का मास है, यानी आपका जो मोलर मास है वो है
मोलिकुलर फॉर्मूला मास मतलब जो भी आप मोलर मास निकालोगे वो है ये, बटा ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास तो 32 है सल्फर का, पर ये मोलिकुलर फॉर्मूला मास यानी एमबी आपको पता नहीं है, मोलर मास। ठीक है, अगर ये मोलर मास पता चल जाए तो आप बता दोगे एक्स की वैल्यू और फिर एस एक्स बता दोगे, आपकी फॉर्मूला ऑफ सल्फर निकल जाएगा। तो ये निकालने के लिए, एमबी निकालने के लिए अपन क्या करें, डेल्टा टी भी दे रखा है तुम्हारे को, है ना। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, है ना। अब मोलेलिटी का जो फॉर्मूला है वो रख दो यहाँ पे। मोलेलिटी का क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन मोल वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू ए। ठीक है सर, निकालना क्या है, एम बी निकालना है ना। ठीक है सर, ये दे रखा है 0.81 डेल्टा टी बी, ये देखो इज इक्वल टू के बी दे रखा है 2.53 इंटू डब्ल्यू बी वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, देखो डिजोल्विंग 3.24 ग्राम सल्फर। ठीक है, तो 3.24 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। देखो सोलवेंट क्या है, बेंजीन, उसमें उसका वेट है 40 ग्राम, 40 ग्राम। ठीक है 40। तो यहां से मैं अगर इसको सोल्व करूं, देखो सिंपल है, सोल्व हो जाएगा ये तो एम बी इज इक्वल टू आ जाएगा 253 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्लियर बात। तो यहां से अब x की वैल्यू निकाल लो आप, x बराबर कितना हो जाएगा 253 अपॉन 32, तो x बराबर 8। तो जो सल्फर होगा वो S8 होगा। क्लियर, तो सल्फर का फॉर्मूला क्या होगा S8। भाई अच्छे क्वेश्चन है, वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्यों करते हो भाई, जिसमें दिमाग लगे वो ऐसे क्वेश्चंस करो ना तुम। ठीक है, तो ये बात है, अच्छे क्वेश्चन करो भाई, अच्छे क्वेश्चन किया करो। अब तुम्हारे को ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मत किया करो जिसमें दो या दो से ज़्यादा फॉर्मूले लगे। अब फॉर्मूला बेस्ड तो यार बेसिक चीज़ एक बार पढ़ ली बस, उसमें हो गए, फॉर्मूला तो याद है तो फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू निकाल लोगे। पर देखो एस, अगर मोलिकुलर फॉर्मूला पूछे तो कैसे करोगे क्वेश्चंस को सोल्व, तो ये चीज़ें देखा करो, है ना। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन किया करो, है ना। हाँ, क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए 2% एक्वस सॉल्यूशन of a non-volatile solute A is equal to the boiling point of 8% aqueous solution of non-volatile solute B. The relation between molecular weight of A and B. अब देखो आपको बॉइलिंग पॉइंट सेम दे रखा है ना, इसने इक्वल दे रखा है क्या, बॉइलिंग पॉइंट, यानी मान लो S, दोनों का किसी एक को टी डैश मान लेता हूं, एक को टी एस मान लेता हूं, ये बॉइलिंग पॉइंट है। ए और बी का, अगर ये मान लो इसको ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो भाई साहब क्या होगा, डेल्टा टी बी भी सेम होगा भाई, इसमें चेंज भी सेम होगा इसमें। ठीक है, डेल्टा टी बी सेम होगा, तो डेल्टा टी बी क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम यानी मोलेलिटी। तो क्या हो जाएगा, के बी इंटू मोलेलिटी बराबर के बी इंटू मोलेलिटी, भाई एक की मोलेलिटी एम है तो दूसरे की एम डेस मान लेता हूं, के बी तो कांस्टेंट है, के बी से के बी कैंसिल, यानी मोलेलिटी बराबर हो गई। ठीक है, इसकी मोलेलिटी बराबर इसकी मोलेलिटी। अब दोनों की मोलेलिटी को बराबर करके आंसर निकाल लेंगे। कैसे, देखो मोलेलिटी क्या होती है, मोलेलिटी का जो फॉर्मूला है वो आप क्या लिखते हैं, वेट ऑफ सोलवेंट, वो सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट, ये होती है मोलेलिटी का फॉर्मूला। लगा दो, मोलेलिटी एक के लिए कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ ए इंटू, अब देखो यहां पे डब्ल्यू एक क्या आएगा, 2% एक्वस सॉल्यूशन है, यानी 2 ग्राम सोल्यूट है। देखो 2% एक्वस सॉल्यूशन है, यानी 2 ग्राम सोल्यूट
इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सोलवेंट कितना बचा, सोलवेंट हुआ 100 माइनस 2 तो 98, तो यहाँ पे 98 आ गया। वैसे ही एम डैश निकाल लो, ये तो एम है तुम्हारा, और एम डैश क्या हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा 8 भाई, 8 है ना, 8%, तो सोल्यूट तो 8 बटा मोलर मास ऑफ बी इंटू 1000 बटा, अब यहां पे सोलवेंट क्या होगा भाई, ये तो डब्ल्यू ए हो गया तुम्हारा, डब्ल्यू ए डैश क्या हो जाएगा भाई, 8% है तो 100 माइनस 8, तो ये आपका क्या आ जाएगा 92, तो यहाँ पे 92 कर लो। अब यहाँ से एम ए और एम बी, तो एम बी अपॉन एम ए करोगे तो क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे इसे तो एम बी अपॉन एम ए, इन दोनों, इस इक्वेशन को सोल्व कर लो ना, ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी, इसको सोल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1000 से ये 1000 कैंसिल, ये 2 से ये 4 कैंसिल, 4 बार है ना, ये 4 और ये है 92 और ये 98, यानी 4 इंटू 98 अपॉन 92, तो एम बी इज इक्वल टू लगभग 4 टाइम्स हो जाएगा एम ए के बराबर, तो ये आ जाएगा, यानी एम बी इज इक्वल टू लगभग 4 टाइम्स हो गया ना ये, तो 4 टाइम्स ऑफ एम ए, इसे सोल्व करके ये निकाल लोगे आप। अब अगर रेशियो पूछे तो एम बी बटा एम ए करके एम बी बटा एम ए कर दो, ठीक है, जो भी जिस टाइप से भी रेशियो पूछा हुआ है, ए और बी का वेट का रिलेशन है तो बताना है, रिलेशन ही पूछा है तो रिलेशन बता दिया, ये क्लियर बात। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने भाई, जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हो गया, कर लोगे ना अब, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझने से पहले आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जनरली पता होता है सबको, मैंने एक बार डेफिनेशन लिखी, अगर किसी को पता नहीं है तो एक बार देख लो भाई, कि टेम्परेचर एट विच रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, ठीक है, दोनों की रेट सेम हो जाए, फ्रीजिंग की और मेल्टिंग की, ठीक है, यानी सॉलिड और जो है लिक्विड उसका वेपर प्रेशर अगर सेम हो जाए, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि उस टाइम वो जो टेम्परेचर होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, तो क्या बोल सकता हूं कि सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या हो सकता है, फ्रीजिंग पॉइंट पे सॉलिड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, लिक्विड के, लिक्विड का वेपर प्रेशर के, ये है फ्रीजिंग पॉइंट। अरे सिंपल सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वही बात कर रहा है ना, तो नोट कर लो इसको। अब अपन शुरू करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मिटा दो इसको। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या डिप्रेशन होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज होगा। अब कैसे डिक्रीज होगा, वही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट अपन मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा ना, वो क्या होगा डिक्रीज, और वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होता है। मैं एक चीज आपको यहां पे दोबारा बताता हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ध्यान रखना हमेशा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर है। क्वेश्चन कई बार आएगा और इसी कॉन्सेप्ट से सोल्व करना है। बॉइलिंग पॉइंट तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के, और फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ओके, वो डायरेक्ट ध्यान रखना है ना। हाँ, तो अगर ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट,
नॉन वोलेटाइल को सोल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस। वेपर प्रेशर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। क्लियर बात। अब बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही चुका ना भाई, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो कम वेपर बढ़ेंगे, कम वेपर बढ़ेंगे तो वो प्रेशर भी, जो लिक्विड की सरफेस है उस पर कम प्रेशर डलता है तो क्या होता है, कम प्रेशर डलता है तो वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर प्रेशर जैसे ही कम होगा तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। क्लियर। तो वेपर प्रेशर वाला वो कॉन्सेप्ट तो आपको आता है ना भाई, वो तो 10 बार बता चुका। ठीक है, ओके सर। अब देखो, मैंने बोला कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, अगर मैं देखो ग्राफ से बात करूं, ये है सोलवेंट के लिए, ठीक है सर। मैं सॉल्यूशन का ग्राफ बनाऊं, ये तुम्हारा सॉल्यूशन का ग्राफ आ गया, ये है वेपर प्रेशर। ओके सर। अब देखो, अगर इसकी बात करूं तो यहां पर देखो, ये है तुम्हारा सोलवेंट, सोलवेंट है ना, दोबारा बना के बताओ, ये है सोलवेंट। और इस एक्सिस पे अपन ने टेम्परेचर लिया है, तो ये टेम्परेचर लिया है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है, टेम्परेचर मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये किसका है, सोलवेंट का, तो इसे टी नोट लिख दिया। यहां पे देखो, ये यहां तक आ रहा है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का कम हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसे अगर मैं टीएस लिख दूं, ठीक है, ये हो गया भाई। टीएस क्या है, टीएस है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यहां पे, और टी नोट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, ओके सर। सॉल्यूशन का कम क्यों, ये नीचे लाइन नीचे क्यों बनाई भाई, कम क्यों किया इसका, देख वेपर प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गया। समझ में आया, ओके। अब इसी से जो आपका ये है, ये क्या है, ये आपका है डेल्टा टीएफ, जिसे बोलते हैं आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर बात, ओके। डेल्टा टीएफ ये क्यों डिप्रेशन हुआ भाई, देख सॉल्यूशन का कम हो गया, सोलवेंट का ज्यादा रह गया, तो कमी आ गई ना सॉल्यूशन के में भाई, सॉल्यूशन का कम हो गया फ्रीजिंग पॉइंट बजाय सोलवेंट के। सोलवेंट का तो ज्यादा है, देखो इधर जा रहा है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। समझ रही बात, ओके। अब देखो यहां पे आप एक तो डेल्टा टीएफ कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नोट माइनस टीएस होगा। टी नोट क्यों होगा, क्योंकि सोलवेंट का ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है। ठीक है सर, पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा, वही जो अपन ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए किया था वैसे ही करना है, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। ठीक है सर, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाएगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं केएफ इंटू मोलेलिटी। तो ये आ जाएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ। मोलेलिटी क्या होती है, वेट ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, बी लिख दूं, ठीक है सर, इंटू 1000 बटा वेट ऑफ सोलवेंट। क्लियर बात, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, भाई कुछ नहीं किया, मोलेलिटी की वैल्यू तो रखी है यहां पे, मोलेलिटी का फॉर्मूला। अब केएफ के बारे में लिख दूं, केएफ क्या है, केएफ है, पहले तो इसकी यूनिट देख लो, के पहले होता क्या है, ये होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसे बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। केएफ की यूनिट कैसे निकालोगे? देखो केएफ के लिए अगर यूनिट निकालो तो क्या हो जाएगा, केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल। यहां से निकाल लो भाई, डेल्टा टी एफ, ये एफ है ना, एफ डेल्टा टी एफ अपॉन मोलेलिटी, ठीक है, हो गया। केएफ की यूनिट भी आ गई। जो केएफ है वो किस पे डिपेंड करता है? सोलवेंट पे। तो यहां पे एक पॉइंट डाल के लिख लो, केएफ, केएफ डिपेंड ऑन, क्वेश्चन आएगा ध्यान रखना, केएफ डिपेंड ऑन सोलवेंट। हर जो चीज लिखवा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे नोट करो तुरंत। अब केएफ देखो जनरली आपको दी हुई होगी केएफ की वैल्यू, पर नहीं दी हुई हो तो कैसे निकालते हैं? उसके लिए फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे अपन? केएफ इज इक्वल टू आर टी नोट स्क्वायर अपॉन 100 वो 1000 इंटू आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एल वेट क्या है? जो एल फ्यूजन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पे लिख दूं मैं फुल फॉर्म, ये फॉर्मूला भी देख लो आप एक बार, है ना। एल फ्यूजन क्या है, इधर लिख देता हूं, यहां पे इसकी डेफिनेशन देता हूं क्या, एल फ्यूजन, एल फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ये होता क्या है? अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रिक्वायर 1 ग्राम और 1 मोल, 1 ग्राम और 1 मोल ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इन टू लिक्विड। भाई मेल्ट हो रहा है ना। अब देखो 1 ग्राम ले लोगे तो ये ग्राम पर मोल, ग्राम वो जूल पर ग्राम में आ जाएगी, तब कोई छेड़खानी नहीं। अगर मोल में ले लिया तो इसकी यूनिट क्या जाएगी? जूल पर मोल, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखो, अगर मैं बात करूं इफ एल फ्यूजन इज इन जूल पर मोल, जूल पर मोल में हो तो जो एंथैल्पी होगी उसी के बराबर होगा, यानी जूल पर मोल में। तो क्या लिख सकता हूं मैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन, यानी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ओके सर, एक तो ये हो गया। कौन सी कंडीशन? जब ये जूल पर मोल में हो, यहां पे पर मोल लिया हुआ, मोल में होता। अगर इसे आप ऐसा कर दो, इफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इन जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम में हो, तब आप क्या रिलेशन निकालोगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में? तो ये हो जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, वेपोराइजेशन में भी ऐसा ही होगा, सेम टू सेम यही चीज वेपोराइजेशन में बताई थी कि जूल पर मोल में हो तो बराबर होगा, अगर वो जूल पर ग्राम में हो तो आप ऐसे देखोगे। क्लियर? तो ये चीजें हो गई। कुछ और चीजें बतानी है तो पहले इसको आप नोट करो, एप्लीकेशन वगैरह वो एक दो चीजें हो रहा है ना, वो बता देता हूं, ये यहां पे बता दो। चलो इसको नोट कर लो, फिर पूरे में डिटेल से बताते हैं। मिटा दो। अब देखो तुम्हारे को एक चीज बताता हूं जिससे ट्यूशन आ जाता है कई बार, है ना, लिख लेना, अभी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मिटा दिया गया, चल मिटा देते हैं।
मैंने अभी आपको क्या बताया कि डेल्टा टी एफ क्या होता है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नोट माइनस टी एस, ये बताया भाई। सोलवेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम हो जाता है। ओके सर, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो एक ट्विस्ट आता है। अगर मैं ये बात करूं इसी फॉर्मूल, इसी में डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस, जो ये टी एस है ना, यहां पे लिख दू इफ, या नीचे लिख देता हूं ना, इफ टी एस इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, देन जो आपने ये फॉर्मूला लिखा नहीं क्या, यहां पे लिखा था ना अभी फॉर्मूला, दोबारा लिखता हूं। जो फॉर्मूला लिखा था अपन ने क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन एम ए, वो डब्ल्यू ए, ये लिखा था ना डब्ल्यू ए, ये फॉर्मूला लिखा था। तो इसमें जो डब्ल्यू ए है वो होगा, डब्ल्यू ए क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो भी इनिशियल मास है, जो भी वाटर में है, इनिशियल मास लिख देता हूं, इनिशियल मास, ठीक है। अरे जो भी वाटर में कन्वर्टेड रहेगा, वाटर में रहेगा वो, ठीक है सर। जब टीएस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होगा ये, तब ये डब्ल्यू ए क्या होगा, इनिशियल मास होगा सॉल्वेंट का, ठीक है, जो वाटर है वो, ठीक है। पहली कंडीशन ये हो गई। अगर मैं ऐसा कर दूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नोट माइनस टी एस है, इफ टी एस, जो टी एस है वो फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाए, ठीक है, टी एस टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर ये टीएस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाए, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाए, मैंने क्या बोला कि टीएस कम होगा, अभी ग्राफ बना के बताया था ना कि टी, ये तो सॉल्वेंट का था, ये सॉल्यूशन का था, सॉल्यूशन का कम होगा, ये है सॉल्यूशन का और ये है सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन का कम, ये टीएस है ना, उस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन से भी कम हो जाए, तब क्या होगा, देन जो वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा वो क्या हो, डब्ल्यू ए क्या होगा, सॉल्वेंट नॉट कन्वर्टेड इनटू आइस, ठीक है, ये है, आइस में कन्वर्टेड नहीं हुआ होगा वो है। यहां से क्वेश्चन आता है भाई, क्वेश्चन आया हुआ है, इससे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इस पे जो क्वेश्चन आया हुआ है वो करवाऊंगा भी, है ना, इस पॉइंट पे, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो इसके एप्लीकेशंस है वो भी करवा दूंगा, यहां पे लिख देता हूं, एप्लीकेशंस है ना इसके जो है उनको भी कर लेते हैं, लिखो एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहला है, जो रोड पे बर्फ जम जाती है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए गए होंगे कभी कश्मीर वगैरह, तो वहां पे रोड पे जो ब्लॉक हो गई रोड बर्फ से, तो वहां पे सॉल्ट डाला जाता है, ठीक है। तो टू क्लियर स्नो ऑन रोड स्प्रे सॉल्ट, सॉल्ट क्या करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस कर दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, वो पिघल के रोड क्लियर हो जाएगा, ओके सर। दूसरा है जो इथाइलिन ग्लाइकोल,
इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH, CH2OH। ठीक है, ये तुम्हारा इथाइलिन ग्लाइकोल एडेड इनटू इन कार रेडिएटर टू डिप्रेस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अरे व्हाट, ये सॉल्ट क्या है? नॉन वोलेटाइल, तो समझ चीजें को, है ना? ये इथाइलिन ग्लाइकोल वही ये काम करेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लाएगा, सॉल्ट भी वही काम करेगा, है ना? जैसे मैं बात करूं थर्ड, सॉल्ट sprinkled around ice cream on ice ठीक है, ओके। तो ये तुम्हारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब इस पे क्वेश्चन करवाते हैं, है ना? तो ये भी नोट कर लो, ये तो पहले ही लिखवा दिया था। यहां से भी क्वेश्चन आएगा भाई, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा यहां से भी। ठीक है, नोट करो ये। क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑन कूलिंग ए solution containing 50 gram of ethylene glycol in 200 gram water to -9.3 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज तो यहाँ पे देखो, -9.3 डिग्री सेल्सियस, ये तो सोलवेंट के जो है उससे भी कम आ गया ना, फ्रीजिंग पॉइंट से, फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम आ गया टेम्परेचर। ठीक है, देखो सोल्व करते हैं इसको। आपको निकालना है मास ऑफ आइस, मास ऑफ आइस निकालना है, लिख लो यहाँ पे क्या निकालना है, मास ऑफ आइस, ये निकालना है। इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है? CH2OH, CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका वेट दे रखा है तुम्हारे को, वेट WB कितना दे रखा? 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। और इसका मोलर मास कितना होता है भाई? निकाल के देखोगे तो 62 आएगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो मास ऑफ सोलवेंट भी दे रखा है ना, 20 ग्राम, वाटर सोलवेंट है, तो मास ऑफ सोलवेंट क्या हो जाएगा? WA कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। ओके सर, इतनी बात क्लियर। अब देखो आपको TS सॉल्यूशन का -9.3 डिग्री सेल्सियस, और T नोट सोलवेंट का कितना होता है भाई? फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम है ना, -9.3 डिग्री सेल्सियस कम है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट से कम आ गया ना भाई टेम्परेचर। ओके सर, सो यहां पे जो WA होगा ना, वो क्या होगा? नोट वेट नोट कन्वर्टेड इनटू आइस, यानी WA क्या होगा? नोट कन्वर्टेड इनटू आइस। ठीक है भाई, वो आइस में कन्वर्ट ही नहीं हुआ क्योंकि उससे कम हो गया ना ये टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। या डेल्टा TF क्या होता है? डेल्टा TF बराबर T नोट माइनस TS। तो T नोट कितना है? 0 माइनस ये माइनस आपका 9.3 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा TF आ जाएगा आपका 9.3। क्लियर बात। KF दे रखा है 1.86, लगा दो फॉर्मूला। डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है? KF इंटू मोलेलिटी। मोलेलिटी क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। ठीक है सर, ये कर दिया मैंने। अब देखो वैल्यू रख लें। देखो यहाँ पे अपन WA को निकालना है, WB दे रखा है, MB दे रखा है, KF भी, डेल्टा TF भी अपन ने निकाल लिया। ठीक है सर, तो WA निकाल लूंगा, तो WA क्या आ जाएगा? देखो KF को यहाँ पे भेज दूँ, WA इधर भेज दूंगा, और डेल्टा TF को यहाँ पे भेज दूँ, WA को यहाँ पे भेज दूंगा। क्या जाएगा? 1.86 इंटू 50 इंटू
1000 अपॉन MB क्या आएगा 62, MB निकाल लिया ना 62 ग्राम मोलर मास रे यार, इंटू आपका 9.3। तो इसे सोल्व करेंगे, यह आ जाएगा लगभग 161.3 ग्राम के लगभग आ जाएगा। अब ये WA क्या था? WA वो मास था जो आइस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, यानी मास WA क्या है? मास नॉट कन्वर्टेड इनटू आइस, यानी ये तो आइस में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, ये तो लिक्विड है। ठीक है सर, अपने को पूछा क्या है? अपने को तो ये पूछा है कि मास ऑफ आइस, तो मास ऑफ आइस क्या होगा? मास ऑफ आइस ये क्या होगा? टोटल कितना वाटर था? 200 ग्राम, ठीक है, माइनस कितना लिक्विड है? 161.3, जो बचा हुआ होगा वही तो आइस होगा। ठीक है, तो 200 ग्राम में से 161.3 ग्राम माइनस करोगे तो 38.7 ग्राम आएगा, और यही होगा मास ऑफ आइस। ठीक है, मास ऑफ आइस। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करोगे, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो WA, मैंने एक चीज बोल दी थी कि अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट आए तब WA होगा कि मास नॉट कन्वर्टेड, यहां पे लिख लो मास नॉट कन्वर्टेड इनटू आइस, WA मास नॉट कन्वर्टेड इनटू आइस WA। टोटल था 200 ग्राम तुम्हारे पास, ठीक है, सॉल्वेंट का। अब जमा कितना वाटर होगा? आइस कितने वाटर की बनी होगी भाई? 200 में से तो 161 तो कितना है? 161.3 तो लिक्विड में ही है ना? तो बचा हुआ होगा जो मास ऑफ आइस होगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऐसे करोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को। ओके, क्वेश्चन है प्योर बेंजीन फ्रीज एट 5.45 डिग्री सेल्सियस, A 0.374 मोलल solution of tetrachloroethane in benzene freezes at 3.55 डिग्री सेल्सियस। द KF फॉर बेंजीन इज। अब बेंजीन के लिए KF की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो प्योर बेंजीन के लिए आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है ये, ठीक है सर, सॉल्यूशन का भी दे रखा है 3.55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बेंजीन। तो आप कैसे निकालोगे? आप पहले तो डेल्टा TF क्या होता है? डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलेलिटी। डेल्टा TF क्या है? डेल्टा TF इज इक्वल टू, देखो TB कितना दे रखा है? देखो ये दे रखा है 5.45 माइनस आपका 3.55 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अरे ये T0 माइनस TS क्या है? अरे डेल्टा TF क्या होता है? T0 माइनस TS। ये है सोलवेंट का, TS है सॉल्यूशन का, ये है सोलवेंट के लिए प्योर। ठीक है, और ये है किसका? बॉइलिंग पॉइंट किसका है? सॉल्यूशन का। यहां पे देगा ना प्योर बेंजीन का इतना। ठीक है, तो ये डेल्टा TF आ गया। अब आप क्या करो, डेल्टा TF आपको KF निकालना है, मोलेलिटी कितनी दे रही है? 0.374, तो यहां पे रख लो, यानी 1.9 इज इक्वल टू KF इंटू मोलेलिटी कितने दे रही है? 0.374। तो यहां से KF की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी? 1.9 अपॉन 0.374। ठीक है, तो ये सोल्व करोगे तो ये कितनी बार गया? लगभग 5 बार जाएगा, 5.08 आ जाएगा आंसर। क्लियर बात? ओके सर। क्वेश्चन है इफ मोलेलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल। मोलेलिटी को डबल किया तो जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलेलिटी होता है। मोलेलिटी को डबल करेंगे तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जो KF है उस पर क्या इफेक्ट होगा? जो KF है ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये अनचेंज्ड रहेगा। क्यों? क्यों? KF है ना, KF ये ओनली डिपेंड किस पे करता है? सॉल्वेंट पे, ओनली डिपेंड ऑन
ऑन सॉल्वेंट, ठीक है, तो ये अनचेंज्ड रह जाएगा। क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf ऑफ बेंजीन इज 5.12 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलेलिटी दे रखी है 0.078 मोलल कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन बेंजीन इज। अब आपको देखो निकालना है डेल्टा टी एफ, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, डेल्टा टी एफ निकालना है। अब कैसे निकालोगे? पहली बात, आपको के एफ की वैल्यू दे रखी है, के एफ देखो 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल दे रखा है ना, ठीक है सर। आपको मोलेलिटी दे रखी है 0.078। डेल्टा टी एफ क्या है? डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू मोलेलिटी, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ कितना है 5.12 इंटू 0.078, तो इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.40 के। आपको बोला है ओनली राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, तो 0.40 के आ जाएगा। के का मतलब केल्विन है, टेम्परेचर है। नीट 2020 का क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना ना। अरे डेल्टा टी एफ ये बोल रहा है ना, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलेलिटी इतना, तो ये यही तो निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब समझ में आ गया? अरे सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट 2020 का ही है, ठीक है। क्वेश्चन है ए 59% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर। केन शुगर का आपको दे रखा है मोलर मास 342 ग्राम इन वाटर, हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज। अब आपको जो 5% सॉल्यूशन दे रखा है बाय मास ग्लूकोज का, उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो देखो पहले क्या क्या दे रखा है वो डेटा लिख लेते हैं अपन। तो सॉल्यूशन में आपको देखो यहाँ पे एक दे रखा है 59% सॉल्यूशन, जो सोल्यूट है, सॉल्यूशन दे रखा है ना 59% सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है भाई, 59 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है, ओके सर, बाई मास दे रखा है। और एक दे रखा है 5% सॉल्यूशन। 5% का मतलब क्या हो गया, 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है सर। इतना तो अपन ने इसको डिकोड कर लिया। और देखो आपको डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं, कितना होगा देखो 271 और दूसरा 273.15, ठीक है। एक तो सोलवेंट का दरकार है, सॉल्यूशन का, तो आप क्या कर दोगे भाई, टी सोलवेंट क्या क्या करते हो, सोलवेंट माइनस सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट है, तो 273.15 माइनस 271 केल्विन। भाई ये 271.15 केल्विन किसका है, सोलवेंट का ही तो है, वाटर का, देखो प्योर वाटर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2.15 केल्विन। एक तो ये आ गया। दूसरा आपको पूछा है किसका, दूसरा सॉल्यूशन है ना जो 5%, उसके लिए, तो उसके लिए आपको पूछा है सॉल्यूशन का, ये तो आपको निकालना है। टी नोट मतलब प्योर वाटर का तो 273.15 केल्विन ही होता है, क्लियर बात। तो यहां से आप डेल्टा टी एफ देखो क्या करोगे, इसके लिए डेल्टा टी एफ, इसके लिए डेल्टा टी एफ निकाल लो। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ स्मॉल एम। इसके लिए मैं क्या कर दूं, टी डेज कर लेता हूं, तो डेल्टा टी एफ डेज इज इक्वल टू के एफ तो सेम रहता है, एम डेज मोलेलिटी, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो के एफ से के एफ कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ डेज इज इक्वल टू मोलेलिटी क्या होती है, देखो पहले तो मतलब सोल्यूट का वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट। डेस वाले के लिए लिख देते हैं वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 बटा
वेट ऑफ सॉल्वेंट डेस लगा देते। अब देखो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, देखो पहले वाले के लिए, इसके लिए सोल्यूट का वेट तो इतना देर का है, और सोल्वेंट क्या हो गया भाई, यहाँ पे सोल्वेंट 59 ग्राम है 100 ग्राम में से सोल्यूट, तो बचा हुआ जो है वो क्या होगा आपका सोल्वेंट होगा, सही है। तो 41 ग्राम क्या हो जाएगा आपके पास सोल्वेंट। यहाँ पे सोल्वेंट कितना होगा भाई 5 ग्राम, 100 में से 5 ग्राम तो सोल्यूट, बचा हुआ सोल्वेंट, तो 95 ग्राम सोल्वेंट हो जाएगा। क्लियर, तो लगा लो फॉर्मूला। अब क्या डेल्टा टी एफ दे रखा है तुम्हारे को कितना, अभी निकाला था ना 2.15 केल्विन अपॉन डेल्टा टी एफ डेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। किसके लिए, ये फर्स्ट वाले के लिए, मतलब इसके लिए। इसका सोल्यूट कितना है 59 और मोलर मास कितना है 342 ग्राम। क्लियर, इंटू 1000 बटा WA वेट ऑफ सॉल्वेंट 41 ग्राम अपॉन सेकेंड वाले 5% सॉल्यूशन वाले के लिए लिख लो। अब तो सोल्यूट कितना है 5 अपॉन मोलर मास कितना है 180, ठीक है, इंटू 1000 बटा WA डेस कितना है सोल्वेंट 95 ग्राम, 95 ग्राम। तो यहाँ से आप देखो इसे सोल्व कर लें अपन, तो क्या करोगे, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ 2.15 अपॉन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 59 अपॉन 342, ये जाएगा ऊपर, देखो 1000 से ये 1000 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी इंटू 180 इंटू 95 अपॉन 5 इंटू 41, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ आप निकालोगे ना, डेल्टा टी एफ, तो ये आ जाएगा 0.15 के लगभग, लगभग या 0.14 आता है, 14 पॉइंट डॉट डॉट कुछ है ना, तो 0.15 ही मान लेते हैं इसको, लगभग है ना 0.15 मान लेते हैं। तो आपको तो टी डेस एस निकालना था, मतलब डेल्टा टी एफ डेस इज इक्वल टू टी नोट डेस माइनस टी एस डेस, ठीक है। तो ये कितना आ गया 0.15 इज इक्वल टू टी नोट डेस कितना है, टी नोट डेस 273.15 माइनस टी डेस, ये निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसे इधर लाएंगे इसे माइनस में, तो टी सॉल्यूशन का आ जाएगा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन। क्लियर बात, समझ में आया। तो इस प्रकार आप सॉल्यूशन कर लोगे इसका। अरे ये भाई फाइनल आपने को ये दे रखा है, यही तो निकालना था, यहाँ पे देख ये निकालना था, इसलिए ऐसा किया है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो नोट कर लो। अब क्वेश्चन है एम्स 2012 का। क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर if Kf and Kb for water are 1.86 and 0.52 Kelvin kilogram per mole respectively. The above solution will freeze at. अब देखो आपको दे रखा है, आपको पूछा है कि ये सॉल्यूशन कब फ्रीज होगा, तो आपको पूछा है TS यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है। देखो दे क्या क्या रखा है वो बता दो आपको। सोल्यूट का मोलर मास, देखो ये यूरिया जो दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, यूरिया का सॉल्यूशन है, यूरिया का मोलर मास कितना है 56, ठीक है सर। जो है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, ये देखो बॉइल्स एट 100.18 डिग्री सेल्सियस, तो 100.18 डिग्री सेल्सियस। टी नोट सोलवेंट क्या है भाई, सोलवेंट तो वाटर ही होगा, तो वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके सर। के एफ की वैल्यू आपको दे रखी है 1.86 और के बी की वैल्यू भी दे रखी है 0.52। क्लियर बात। अब देखो अपन ने एक चीज पढ़ी थी, के एफ और के बी दे रखा है, तो डेल्टा टी बी क्या होता है इज इक्वल टू, आप कैसे निकाल सकते हो, टी सॉल्यूशन माइनस टी सोलवेंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100.18 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस, सोलवेंट वाटर है, तो डेल्टा टी बी क्या आ जाएगा 0.18 केल्विन, ठीक है, ओके सर।
एक फॉर्मूला और होता है, देखो डेल्टा टी बी क्या होता है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी, या डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ इंटू मोलेलिटी। ये दो फॉर्मूले हैं और दोनों में के एफ भी दे रखा है, के बी भी दे रखा है। डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ से आप डेल्टा टी एफ निकल जाएगा ना, तो फिर अपन निकाल लेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अपने को क्या करना है, 1 और 2 जो है इक्वेशन उनको डिवाइड करके देख लो। तो डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी इंटू मोलेलिटी अपॉन के एफ इंटू मोलेलिटी। मोलेलिटी से मोलेलिटी कैंसिल हो गया। डेल्टा टी बी कितना है, 0.18 केल्विन। डेल्टा टी एफ निकालना है, इज इक्वल टू के बी दे रखा है तुम्हारे को, कितना दे रखा है 0.52 अपॉन ये दे रखा है तुम्हारे को 1.86। क्लियर बात। यहां से डेल्टा टी एफ निकाल लोगे यहां से, तो डेल्टा टी एफ क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ निकालोगे ना तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास 0.62 के। ठीक है, 0.62 आ गया। डेल्टा टी एफ होता क्या है, डेल्टा टी एफ बराबर टी नोट माइनस टी एस। टी नोट क्या है, सोलवेंट का, टी एस क्या है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ये है सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, टी एस है सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ओके सर, तो ये है कितना 0.62 इज इक्वल टू सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 माइनस टी एस कितना हो जाएगा बताओ। ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट वाला चल रहा था यहाँ पे है ना, पहले लिखा था जो, ये है फ्रीजिंग पॉइंट वाले टी एस। तो यहाँ से टी एस क्या निकल के आ जाए, डेस मान लो इसको, डेस लगा दो चाहे। तो टी एस डेस कितना आ गया, ये 0 है तो ये माइनस में हो जाएगा, -0.62 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बात। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करोगे। देखो क्वेश्चन है, ए मोटर व्हीकल रेडिएटर वाज फिल्ड विथ 8 लीटर ऑफ वाटर ऑफ विच 2 लीटर ऑफ मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल कितना है 2 लीटर, जिसकी डेंसिटी दे रखी है 0.8 ग्राम। वर एडेड, व्हाट इज द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच व्हीकल कैन बी पार्कड आउटसाइड। ठीक है सर, विदाउट ए डेंजर दैट वाटर इन रेडिएटर विल फ्रीज। अब आपको सॉल्यूशन का क्या निकाल लें अपन, फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लें, यानी जितना फ्रीज होगा उससे कम टेम्परेचर है तो भाई फ्रीज नहीं होगा, और वो फ्रीजिंग पॉइंट आ गया तो फ्रीज हो जाएगा, तो वो निकाल लें अपन टी एस। ठीक है सर, तो दे क्या रखा है, देखो वॉल्यूम दे रखा है वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दे रखा है 8 लीटर। 8 लीटर मतलब 8000 ml। ठीक है सर, डेंसिटी तुम्हारे को दे रखी है 1 ग्राम पर ml होती है, किसकी, वाटर की। दे रखी हो नहीं दे रखी हो पता ही होती है। तो वाटर का वेट कितना हो गया, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो 8000 ग्राम। ठीक है सर, तो 8000 ग्राम आ गया। के एफ आपको दे रखा है, नहीं दे रखा हो तो भी याद होता है 8.6 होता है के एफ वाटर के लिए। अब मैं मिथाइल एल्कोहल यानी CH3OH की बात कर लेता हूं। ये मिथाइल एल्कोहल, इसका वॉल्यूम दे रखा है तुम्हारे को 200 ml, 2000 ml। ठीक है सर, डेंसिटी तुम्हारे को दे रखी है 0.8 ग्राम पर ml। तो इसका वेट कितना हो जाएगा, डेंसिटी को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1600 ग्राम। क्लियर बात। अपने को टी एस फाइंड आउट करना है, निकाल लो क्या, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलेलिटी। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ 1.86 होता है इंटू मोलेलिटी। देखो मोलेलिटी के लिए वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट, ये लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से 1.86 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट, WB क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट, और ये कितना है 1600, भाई WB निकाल लिया ना 1600, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये कितना हो जाएगा, मोलर मास 32। ओके सर, अरे 32 कैसे हुआ, देख कार्बन 12, हाइड्रोजन 4 है प्लस 16। ठीक है, तो हो गया ना 32 मोलर मास इंटू 1000 बटा मोलर मास, वो वेट ऑफ सोलवेंट, वेट ऑफ सोलवेंट 8000। ठीक है सर, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 1/8 हो गया, 8 से ये
2 बार कैंसिल, ओके, फिर 2 जीरो है ही यहाँ पे। तो यहाँ से अगर डेल्टा टी एफ अपन निकालते हैं, डेल्टा टी एफ आता है 11.62। ठीक है सर, डेल्टा टी एफ होता क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी नोट यानी सोलवेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये कितने के बराबर है आपका 11.62, 11.62 इज इक्वल टू जीरो, सोलवेंट तो क्या है वाटर, तो उसका जीरो होता है टी नोट बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, और 11 पॉइंट वो टी एस आ जाएगा ना यहाँ पे। तो आपका टी एस क्या निकाल दोगे आप, टी एस इज इक्वल टू माइनस 11.62 डिग्री सेल्सियस। क्लियर बात। तो ये टेम्परेचर है, इससे ज़्यादा हुआ फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो विदाउट डेंजर पूछा है वो ना, जमे नहीं रहा फ्रीजिंग पॉइंट, यही तो है बात। क्लियर बात, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन, है ना। अब देखो एक टर्म आती है डिफ्यूजन, दूसरी ऑस्मोसिस। ठीक है, जो फोर्थ आपकी प्रॉपर्टी है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी पढ़ेंगे, पर उससे पहले आप देखो डिफ्यूजन और जो ऑस्मोसिस है उन चीजों को समझ लो। डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो सोल्यूट है ना अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, समझ जाओगे। हाई कंसंट्रेशन से कौन, सोल्यूट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, और सोलवेंट मूव करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। बिल्कुल डायग्राम में बिल्कुल चीज सिंपल तरीके से समझ में आ गई आपको, है ना। डिफ्यूजन ये होता है। ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में ये चीज होती है, सोलवेंट जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सोलवेंट उनका मूवमेंट होता है, और जो सोलवेंट है ना वो किसके थ्रू मूवमेंट करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि मूवमेंट ऑफ solvent particles high concentration to low concentration through semi permeable। ठीक है, चीज समझ में आई। अरे ये इसकी सोलवेंट की है, कंसंट्रेशन सोलवेंट की बात कर रहा हूं, यहां पे हाई कंसंट्रेशन मैंने सोल्यूट की बात की है। ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन ली है वो खुद पार्टिकल्स की ली है ना। हाँ, ओके। तो थ्रो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ध्यान रखना है यहाँ पे क्या चीज याद रखोगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सोलवेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। ओके सर, कुछ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे गोट का गोल ब्लेडर होता है ना, वो भी एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह, एसपीएम की तरह काम करती है। अपनी जो कुछ जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है ना। हाँ, तो लिख दूं क्या ये, नेचुरल एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, गोट गाल ब्लेडर। ठीक है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो भी सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, कुछ जगह। तो ये बात हो गई। जैसे आर्टिफिशियल की बात करूं, आर्टिफिशियल एसपीएम यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी, जैसे सेलुलोज एसीटेट वाला जो मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनाई जाएगी वो। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सेलुलोज एसीटेट की परत बनाई गई वो पहले। ठीक है, जैसे मैं बात करूं और आपका Cu2 है ना, FeCN हो जाएगा कौन सा, 6। ठीक है, Cu2 FeCN6, हाँ सही है। ये भी आर्टिफिशियल एसपीएम है, बस देखना है, बस एक बार देख लो, ज्यादा काम की नहीं है, लोड मत लो ज्यादा, एक बार देख लो ना।
ये चीज हो गया। ओके, डिफ्यूजन वाली चीज हो गई। चलो इसके एप्लीकेशंस भी, जैसे अचार वगैरह, ठीक है, ऑस्मोसिस और इसके एप्लीकेशंस में, जैसे आप पिकल्स डालते हो ना अचार, है ना, उसमें ज्यादा सोल्ट डालते हो, ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर देते हो सॉल्यूशन को, ठीक है, उसमें ऑयल डाल देते हो, तो इससे क्या है कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है तो भाई बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं कर पाएगा, तो इसका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया ना। एक चीज एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस नहीं पता, चलो वो भी बता देता हूं, ठीक है। एंडो ऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस में पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। पार्टिकल्स बाहर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर से क्या आ रहे हैं, सेल के अंदर आ रहे हैं, तो ये एंडोऑस्मोसिस। एक होती है एक्सोऑस्मोसिस, ये तो सिंपल टर्म्स है यार, ये तो बायो में पढ़ी होगी तुमने। एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा कि पार्टिकल्स मूव्स फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, कुछ मैक्रोफेजेस होती है, वो भी ये काम करती है ना सेल से। अरे क्या होगा कि इसमें सेल्स जो पार्टिकल्स हैं वो इनसाइड से आउटसाइड जाएंगे, और आउटसाइड से इनसाइड आए तो एंडो, और एक्सो क्या, अंदर से बाहर। ओके, तो ये चीज हो गई, है ना। अब आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसकी बात कर लेते हैं, है ना। जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर applied so that net movement of solvent particle is zero। अगर यहां पे एक पिस्टन लगा के इस पे प्रेशर डालता हूं, ठीक है, तो इतना प्रेशर डालू कि नेट मूवमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब वो क्या हो जाएगा, वो जो प्रेशर डाला जाएगा वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, इसे पाई से डिनोट करते हैं। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो पाई इज इक्वल टू CRT आप लिख सकते हैं। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, जिसे आप मोलरिटी के टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं। R है गैस कांस्टेंट, ठीक है, R क्या है, R है गैस कांस्टेंट। ओके, R क्या है, गैस कांस्टेंट। तो इतनी चीज समझ में आ गई, तो ये यहां से आपके चीजें हो जाएगी। अब C का कॉन्सेंट्रेशन है भाई, किसी भी टर्म्स में लिख ले तू कॉन्सेंट्रेशन को। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ये लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन। जैसे पाई इज इक्वल टू, कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख सकते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इनटू RT, ऐसा भी लिख सकते हो ना, ठीक है। पाई इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट को क्या लिख सकते हो, वेट बटा मोलर मास इंटू RT अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ये हो जाएगा। तो ऐसे है, फॉर्मूले बना सकते हो आप आगे, यही है फॉर्मूले, बना कह सकते हो, बना दिए जितने थे वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वगैरह फिजिक्स में पढ़ाओगे, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना तुमने, फ्लूइड में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, आर्किमिडीज का सिद्धांत, अभी तो अट गया आर्किमिडीज वगैरह, वो फ्लोटिंग बायोन्सी वाला, है ना, एच रो जी, है ना, हाँ, तो वो एच रो जी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वगैरह एच रो जी होता है।
रो क्या है, डेंसिटी है। फिजिक्स में पढ़ाओ, पूरा चैप्टर ये फिजिक्स में इसका। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बाद में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है। हाँ ये नोट करो, ऑस्मोटिक प्रेशर की ये चीजें है ना। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये चीजें तो पता होगी, नहीं है? चलो बताता हूं, नोट कर लो इसको एक बार, कर लो उसको, नोट कर लो तुरंत तक। देखो आइसोटोनिक एक होता है, आइसोटोनिक। अब देखो आइसो से ही आपको पता चल रहा हो कि सेम हो रहा है, ठीक है, यानी सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ओपी का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, कंप्लीट लिखूं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आप आरबीसी डालते हो, मान लो आरबीसी के कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो आरबीसी तो फटेगी नहीं, सेल तो रेप्चर नहीं होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक चीज बता दूं आपको, देखा 0.91% जो NaCl का सॉल्यूशन होता है, सेलाइन वाटर वाला है ना, जो डालते हैं, चढ़ाते हैं, कई कई बार ड्रिप में चढ़ाते हैं ना, तो वो क्या है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है आरबीसी के, ठीक है। तो 0.91% NaCl इज आइसोटोनिक विथ आरबीसी। एग्जांपल एक होता है तुम्हारा हाइपोटोनिक, हाइपो। अब देखो हाइपो है, इसका यानी लेस होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ओके सर, कंसंट्रेटेड, कम कंसंट्रेटेड है। अगर इसमें आरबीसी डाली अपन ने, मान लो ये आपकी आरबीसी है, ये है आपका सॉल्यूशन, इसमें ये आरबीसी डाल दी, ये सॉल्यूशन है, ये कंसंट्रेटेड कम है, ठीक है, लेस कंसंट्रेशन, लेस कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इसकी कम है, तो यहां से वाटर क्या जाएगा, इनसाइड आरबीसी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और आरबीसी क्या हो जाएगी, रैप्चर, आरबीसी रैप्चर। किसमें, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहां का कम है, यहां का ओपी लेस है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, कम हो गई, तो यानी सोलवेंट ज्यादा है, सोलवेंट ज्यादा है तो सोलवेंट किस में जाएगा भाई, वो तो ऑस्मोसिस करेगा सोलवेंट, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाएगा, ठीक है। ओके सर, भाई सोलवेंट जहां पे इधर ज्यादा है सोलवेंट और यहाँ पे आरबीसी में कम है, तो ज्यादा से कम की ओर तो जाएगा, यही तो बताया था तुम्हारे ऑस्मोसिस में। एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना वो ज्यादा होता है, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे लिखते हैं, मोर ओपी। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो ज्यादा है, ये देखो यहां पे आरबीसी है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो आरबीसी के पानी को ये क्या कर लेगा, सोलवेंट को खुद निकाल लेगा बाहर खुद में, ठीक है। तो क्या हो जाएगी आरबीसी, यहां पे क्या हो जाएगी, श्रिंक। क्लियर बात, क्यों श्रिंक होगी, अरे भाई देख इसका ओपी ज्यादा है, बाहर का ओपी मोर, ओपी ज्यादा तो कंसंट्रेशन ज्यादा, कंसंट्रेशन ज्यादा तो सोलवेंट कम है यहां पे, तो अंदर से सोलवेंट बाहर आ जाएगा, तो आरबीसी क्या होगी, बाहर निकलेगा सोलवेंट, तो आरबीसी तो श्रिंक की होगी ना, ठीक है सर, ये कंडीशन हो गई। और एक चीज देख लो आप, जो आपकी ये ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ये बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मानी जाती है, ठीक है, यहां पे लिखा देता हूं, क्यों बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट कोलिगेटिव ठीक है, क्यों, पहला तो ये रूम टेम्परेचर पे कभी भी इसको मेजर कर सकते हो, तो यहां पे लिख देता हूं, कैन बी मेजर एट रूम टेम्परेचर, पहला। दूसरी बात,
मिटा देता हूं इसको। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मैं कि ऑस्मोसिस, जो या ओपी लिख देता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर गिव वैल्यू इज नॉट स्मॉल, ईजी टू मेजरेबल। मेन तो कारण यही है सेकंड वाला इसका, जो कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर है ना, उसकी जो वैल्यू है ना वो छोटी नहीं होती, तो आराम से उसको मेजर कर सकते हो, इसलिए इसको बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। सबसे बेस्ट आंसर ये होगा सेकंड वाला, है ना। ठीक है, एक होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस भी होता है, उसके बारे में देख लो, लिख ही लो। यहां पे लिख दूं क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस। If applied pressure is greater, then osmotic pressure, अभी समझाऊंगा, then solvent particles move रिवर्स। जैसे आपने वो घर में आरओ लगा हुआ होता है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस है वो आरओ फुल फॉर्म भी रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ की बोलते हैं। आरओ लगा हुआ है तो वाटर को क्या कर देता है, देखो हाई कंसंट्रेटेड वाटर है, उससे वो क्या कर देता है, उसको लो कंसंट्रेटेड वाटर में कन्वर्ट करके देता, आपको सारे मिनरल्स हटा देता, उसमें फ्लोराइड वगैरह सब कुछ सॉल्ट वगैरह रिमूव कर देता है उसमें से। ये कैसे हो पाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी उतना प्रेशर आप अप्लाइड कर दो कि जो सॉल्वेंट है ना वो रिवर्स में जाने लग जाए। यानी पहले तो सॉल्वेंट हाई से लो जा रहा था, अब लो से हाई भेज दो, रिवर्स कर दो, समझ लो। पहले भाई जहां पे ज्यादा सॉल्वेंट था, ज्यादा लिक्विड था, ज्यादा कम कंसंट्रेशन थी, ठीक है, सॉल्यूशन की, और सॉल्वेंट की जहां पे ज्यादा कंसंट्रेशन थी वहां से सॉल्वेंट कम कंसंट्रेशन की ओर आ रहा था। पर अब इतना प्रेशर लगा दो कि सॉल्वेंट की जहां पे कम कंसंट्रेशन है वहां से भी सॉल्वेंट निकल जाए, ठीक है, और ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ चला जाए। तो सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो उसको कम कंसंट्रेशन से, ठीक है, यानी ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से अपन ने निकाल लिया। समझ में आ गई चीज। अच्छा एक चीज सुनो, जैसे सोल्टी वाटर है, अब सोल्टी वाटर है उसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी ना, तो उस कम कंसंट्रेशन से अपने को वो सॉल्वेंट निकालना है, तो उसके लिए जितना प्रेशर लगाओगे वही तो है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर, ठीक है। तो ये हो गया। अब तुम्हारी जो वांट ऑफ फैक्टर है और ट्यूशन प्रैक्टिस बची है वो करवाते हैं, तो इसको नोट कर लो।